एंड वेलनेस। ठीक है, अगेन आई एम रिपीटेड, रोल ऑफ योगा इन मेंटल हेल्थ, इंपॉर्टेंस ऑफ साइको सोशल एनवायरनमेंट फॉर द हेल्थ एंड वेलनेस। ये है आपका यूनिट, थर्ड यूनिट का 3.10 टॉपिक। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि किस तरह से मेंटल इलनेस होती है। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने बहुत डिस्कस किया था कि मेंटल इलनेस क्या है और मेंटल हेल्थ क्या है। फिर भी मैं आज थोड़ा मोटा मोटा एक बार उसको और रिपीट कर देते हैं कि जो मेंटल हेल्थ है वो कब होती है, जब मेंटल बैलेंस आपका बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है। मेंटली जब बिल्कुल आप असंतुलित हो जाते हो तो वो मेंटल इलनेस हो जाती है। संतुलन और असंतुलन, संतुलन हो गया हेल्थ और असंतुलन हो गया इलनेस। क्लियर? तो यहाँ पर अभी जैसे हम देखते हैं कि अगर आप सबसे ज्यादा हम जो ये मनोविज्ञान जो कह रहा है वो क्या बोलता है कि मन के बारे में उसने अध्ययन किया, व्यवहार के बारे में अध्ययन किया। लेकिन मन जब किसी दुविधा में होता है या जब हमारे पास कोई भी ऐसा कोई द्वंद हमारे सामने आ जाता है तो सबसे पहले हमारे अंदर क्या होता है, मेंटल इलनेस आनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस सिचुएशन से बैलेंस बनाना हमें बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर हम बिल्कुल पूरी तरह से अपने ऊपर डिपेंड नहीं है या दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी है हमारी, या किसी भी तरह से लेको पूरा साइको सोशल क्या बोला गया है, साइको सोशल का मतलब है कि जो आपके पास मनोसामाजिक पर्यावरण है वो आपको कितना प्रभावित करता है। उससे पहले मनोसामाजिक पर्यावरण से पहले हम ये देखेंगे कि मेंटल इलनेस के रीजन है क्या। सबसे पहले हम इसे अपने मन से शुरू करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले जब हम किसी भी द्वंद में आते हैं, जब कोई भी हमारी इच्छा होती है, सबसे पहले होता है व्यक्ति, उसके लक्ष्य। मैं हूं, मेरा कोई भी मोटिव हो सकता है। जैसे ही मैं उस मोटिव तक पहुंचूंगी, ठीक है, तो मेरे हाथ में दो चीजें होंगी, या तो सफलता या असफलता। सपोज जब हम अपने जो हमारे सफलता में जब हम असफल हो जाते हैं, वो हमें नहीं मिल पाती, तो हमारे अंदर तीन चीजें सबसे पहले पैदा हो जाती हैं। ठीक है, लक्ष्य पूरा नहीं होता या लक्ष्य पूरा होने वाला होता है। जब हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं तो हमारी इच्छा और आकांक्षा दोनों हमारे साथ चलती है। लेकिन अगर हम अपने लक्ष्य को नहीं मिल पाए या हमारा लक्ष्य हमें नहीं मिला, तो हमारे अंदर जो सबसे पहली स्टेज होगी वो कौन सी होगी? द्वंद की। द्वंद की स्टेज होगी सबसे पहले। मतलब सबसे पहले एक इंसान के अंदर क्या होता है, इच्छा जागृत होती है। उस इच्छा को उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो अपनी उसकी इच्छाएं और आकांक्षाएं होती हैं। जैसे ही वो उसमें असफल होता है तो सबसे पहले क्या होता है, उसके अंदर द्वंद पैदा होता है। द्वंद कुछ भी हो सकता है, अपना पर्सनली भी हो सकता है, अपना खुद के रीजन के कारण भी, और या फिर वो सोशली भी हो सकता है, परिस्थिति जन्य। अगर कोई भी रुकावट आपके लक्ष्य में आती है तो आपके वो दो रीजन से आती है, एक तो व्यक्तिगत और एक परिस्थिति जन्य। क्लियर? जैसे ये रुकावटें आई, हमारे अंदर क्या हो गया, स्थिति कौन सी पैदा होगी? अनिर्णय की स्थिति। अनिर्णय की स्थिति मतलब हम द्वंद में आ गए, करें या ना करें। जब हम द्वंद की स्थिति में होते हैं तो द्वंद से ही शुरू हो जाती है हमारे मेंटल इलनेस का प्रोग्राम शुरू। क्योंकि यहाँ तक तो ठीक है, जब हम अनिर्णय की स्थिति में आ जाएंगे तो वहां आने के साथ साथ हमारे साथ क्या होगा, इसके जो परिणाम होते हैं उसका रिजल्ट क्या आएगा? निराशा। ठीक है, जैसे हमारे मन में निराशा उत्पन्न हुई, वो निराशा क्या पैदा करेगी, उसके क्या परिणाम होंगे? दुख, भय, चिंता, त्रासदी, अवसाद। ये सारे रोग हमारे अंदर इंटरनली ग्रो करने लग जाएंगे। इसके बाद सबसे लास्ट में जो होगा वो क्या है? समायोजन में गड़बड़ी, एडजस्टमेंट में गड़बड़ी। वो एडजस्टमेंट हमारा व्यक्तिगत भी हो सकता है और वो साइकोसोशल भी हो सकता है। ठीक है, मतलब एक इंसान जन्म से लेके मरण तक अपने परिवार और समाज के बीच में रहता है। जब वो परिवार के बीच में जो उसके जितनी भी निराशाएं, कुंठाएं जो होंगी वो उसकी व्यक्तिगत होंगी, क्योंकि वो उसका फैमिली प्रॉब्लम्स है उसकी, वो उसकी पर्सनल है। लेकिन वही निराशाएं, कुंठाएं, द्वंद ये जब सामाजिक तौर पर होने लग जाती हैं तो ये साइकोसोशल हो जाती है, मनोसामाजिक। ठीक है, जैसे इनमें संतुलन ना हो या इन व्यक्ति इसमें एडजस्टमेंट ना कर पाए तो तब क्या होता है, आपके अंदर फिर मानसिक गड़बड़ी आनी शुरू हो जाती है। अब देखो शास्त्रों में भी ऐसा कहा गया है कि जो हमारा मन है ना, वो मन कैसा है?
हमारा मन एक उस बंदर की तरह है जिसने शराब भी पी रखी है और उसे बिच्छू ने भी काट लिया है। ठीक है, हमारे मन को हम इस तरह से ले सकते हैं कि शराबी तो है ही है, शराब तो पी रखी है, साथ ही साथ बिच्छू ने भी काट लिया। तो ऐसे मन को और कंट्रोल उसके करना, हाथ में आग भी है। वो भी बाद में आएगी। तो इन्होंने क्या बोला, ऐसा कहा जाता है, लेकिन जैस अब जो शराबी है वो बिच्छू से अपने आप को उस दर्द से बचाए या अपने नशे से बचे, यही हमारे मन की स्थिति है। लेकिन जब हम योग के पथ पर चलते हैं या योग को अप्लाई करते हैं अपने ऊपर या किसी भी पेशेंट के ऊपर, तब हमारे मन की क्या स्थिति होती है? जैसे मकड़ी के जाले में मक्खी फंसी हुई होती है। देख रहे हो, जो मकड़ी का जाला होता है उसमें कोई मक्खी फंस जाती है ना, तो वो बहुत फड़फड़ाती है निकलने के लिए, लेकिन कहीं उससे रास्ता नहीं मिलता। ऐसे ही जब हम योग को अपनाते हैं या अपने मन को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे मन की वही स्थिति होती है, जाल में फंसी हुई मकड़ी के जाल में फंसी मक्खी के समान। तो ये दोनों ही कंडीशन आप समझ सकते हैं कि कितनी क्रिटिकल होती है, इसमें से बाहर निकलना कितना मुश्किल होता है। तो हम अपने मन को पहली बात तो कंट्रोल ही नहीं कर सकते। अगर उसे कंट्रोल करने के लिए हम कुछ प्रयास करते भी हैं, तो हमारे सामने द्वंद आएंगे ही आएंगे। द्वंद आएंगे, उनको दूर करते करते हमारे अंदर अनिर्णय की स्थिति भी आएगी। अनिर्णय की स्थिति के बाद वो कुंठाएं भी पैदा होंगी। सपोज करो कि आपको किसी इंसान ने आपको भला बुरा बोल दिया, ठीक है, आप उसको जवाब नहीं दे पाए, लेकिन कहीं ना कहीं है आपके अंदर कुछ इंसल्ट, कुछ एक क्या बोलते हैं, असम्मान का भाव आपके अंदर पैदा हो गया। ठीक है, धीरे धीरे वो कुंठा बनती चली गई अगर आपने किसी से नहीं कुछ बोला, अपने भाव नहीं प्रकट किए। फिर दोबारा आपके साथ ऐसा होगा, दोबारा ऐसा होगा, कभी ना कभी तो आपके भाव बाहर निकल के आते ही हैं। लेकिन इस मेंटल इलनेस में क्या होता है कि जब आपके भाव अंदर दमित हो जाते हैं ना, तब आपके अंदर ये चीजें बाहर निकलनी मुश्किल हो जाती है, वो अंदर ही अंदर रोग बनने शुरू हो जाते हैं। तो ये आपका मानसिक अस्वास्थ्य की अवधारणा थी। अब हम 3 तरह से लेंगे मानसिक वो वेलनेस को और इलनेस को। पहले हम इलनेस को 3 तरह से लेंगे, निराशा, द्वंद, तनाव और असमायोजन। सबसे पहले निराशा, फिर द्वंद, फिर तनाव और फिर अवसाद। इनके परिणाम क्या होते हैं? दुख, चिंता, भय और खिज, किसी के ऊपर फ्रस्ट्रेट होना। ये तो हो गया हमारा मानसिक। एक होगी हमारी हेल्थ सामाजिक तौर पर। हम 2 तरह का व्यवहार करते हैं ना, हर पर्सनैलिटी ड्यूल पर्सनैलिटी होती है, एक वो अपने लिए और एक समाज के लिए। समाज में सबसे बड़ी चीज क्या होती है? सबसे पहले तो व्यक्ति, इंडिविजुअल, जो अपने आप के साथ है वो। फिर वो है फैमिली, दूसरा स्टेप उसका फैमिली के साथ होता है, जब वो थोड़ा सा अपने विचार, व्यवहार, अपने बर्ताव को बताता है। तीसरा है कम्युनिटी। कम्युनिटी के बाद आती है सोसाइटी। सोसाइटी क्या है? जिसमें बहुत सारी कम्युनिटीज होती हैं, जिसमें हमें अपने संस्कार, अपने व्यवहार, अपने जो हमारा समायोजन है, हमें उसको बताना होता है। तो साइको सोशल, अगर आप व्यवहार या पर्यावरण के बारे में पहला जानोगे, तो साइको सोशल एनवायरनमेंट में ये 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट मानी गई हैं। सबसे पहले इंडिविजुअल हेल्थ हो गया, सबसे पहले हेल्थ। हेल्थ के ये 4 पॉइंट हैं, इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी एंड सोसाइटी। अब इन सबके बीच एडजस्टमेंट करना, जब ये एडजस्टमेंट आपका नहीं हो पाता है, कभी भी कुछ ना कुछ इसमें असंतुलन आ जाता है, तो ये क्या हो जाता है? आपके प्रतिकूल हो जाते हैं सब। आप किसी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे हो, अचानक आपके साथ आपसे कुछ गलती होगी, तो सोसाइटी में आपकी इमेज एकदम खराब हो गई, तो आपके अंदर क्या होगा? उसका प्रतिकूल प्रभाव आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आप अपनी जो आपकी एक इमेज है, जिसे हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं ना कि हमने एक इज्जत कमाई है, हमने एक अर्न किया है, एक रेपुटेशन, वो जब वो थोड़ी डिस्टर्ब होती है, तो कहीं ना कहीं उसका पूरा असर आपके मन पे आता है और फिर मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर इन्होंने मन को कंट्रोल करने के लिए रोल ऑफ योगा इन्होंने यहाँ पर बताया है, जो आपका आज का टॉपिक है, रोल ऑफ योगा इन मेंटल हेल्थ। तो मेंटली अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए बहुत सारे योग में कुछ पॉइंट्स बताए हैं, जिन्हें हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले है मानवीय अस्तित्व और मानवीय जीवन की अवधि, जो हम आत्म साक्षात्कार करते हैं या जिसमें हमें बताया गया स्वाध्याय करना है। स्वाध्याय के 2 स्तंभ माने गए हैं, एक तो मानवीय अस्तित्व और एक मानवीय जीवन की अवधि।
जो हमारा अस्तित्व है और जितना हमारा समय है, कि हमें जितने एक लिमिटेड टाइम पीरियड अगर हम मान के चले, तो हम वृद्धावस्था में आकर अपना ये जप तप अध्यात्म की तरफ बढ़ते हैं, कि हमारा जो जीवन में जितने भी रोग कष्ट जितने भी दुख आए हैं, हम अब इनसे बिल्कुल विरक्त होकर प्रभु की शरण में जाएंगे। लेकिन योग हमें क्या बोलता है कि सबसे पहले अपने आप को समझना, ठीक है। जीवन को अधिक सबसे ज्यादा अधिक सकारात्मक बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि अपने आप को थोड़ा समय दें। अपने आप को समय देने के लिए क्या है, आपको आत्म निर्भर होना जरूरी है। क्या कहते हैं, आत्मनिर्भर के साथ साथ आपको आत्म अनुभूति का भी ज्ञान होना जरूरी है। जैसे आप इसकी तरफ बढ़ेंगे, इन्होंने इसका सबसे बड़ा साधन क्या बताया है, ओमकार मंत्र उच्चारण। योग में ओमकार मंत्र क्यों बताया गया है, क्योंकि ये सूचना स्वीकार करने की इसमें वृत्ति पाई गई है। सूचना स्वीकार करना मतलब कि आपके साथ जो भी घट रहा है या आप किसी भी स्थिति में हैं, आप उन सबको स्वीकारने की शक्ति आपके अंदर पैदा हो जाती है, चाहे वो आपके अगेंस्ट है चाहे वो आपके फेवर में है। दोनों ही तरह से आप अपने मन को बिल्कुल संयमित रख सकते हैं ओमकार मंत्र उच्चारण से। तीसरा इन्होंने बताया कि जीवन में जितनी भी कुंठाएं हैं, जो दबी हुई भावनाएं हैं, चाहे वो पास्ट की मेमोरीज हैं या फिर वो आपकी प्रेजेंट टाइम की हैं, उनको अपनी मेमोरी से दूर करो, निकालो उनको शरीर से बाहर। जिसके लिए इन्होंने क्या बोला है, त्राटक और मेडिटेशन। त्राटक और ध्यान में आप क्या करते हो, अपने विचारों को आने देते हो जाने देते हो मेडिटेशन में, लेकिन आप रुकते नहीं हो किसी पे। अगर आप रुकोगे नहीं, इसका मतलब जो विचार आपके को अंदर से उद्वेलित कर रहे हैं या आपको परेशान कर रहे हैं, आप उनको ध्यान ही नहीं दे रहे, क्योंकि आपके लिए फिलहाल वो प्रायोरिटी है ही नहीं। तो इन्होंने त्राटक और ध्यान को बहुत प्रभावी बताया। और इसमें इन्होंने क्या बोला है कि जो त्राटक और ध्यान की जब आप प्रैक्टिस करते रहते हो, तो समायोजन और सामाजिक लोगों के साथ, जितने भी सोसाइटी में सोशली लोग हैं, उनके साथ हमारा एडजस्टमेंट अच्छा होता है, हमें व्यवहार करने का तरीका आता है। सबसे पहले क्या होता है ना कि हम अपने आप को समझने में बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम छोटे से काम से हमारी अगर बहुत वाहवाही हो गई, तो हमारे अंदर एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है कि बस मैं ही हूँ, जिसे योग में अहम भी बोला गया है। लेकिन उस मैं को आपको कैसे अहम को क्या करना है, अहम ब्रह्मास्मि में परिवर्तित करना है, बस इतना करना है आपको। योग शास्त्र आपको यही सिखा रहा है। थर्ड है आनंद, जिसको इंद्रियातीत आनंद बोला जाता है। अपने अंदर अपनी इंद्रियों को इतना शासित और संयमित करो कि आप उसको कंट्रोल करने के बाद भी आप में एक आनंद का भाव रहे, ठीक है। जिसके लिए उन्होंने क्या बताया है, नाद ध्वनि और प्राणायाम, क्योंकि जब तक आप वायु को कंट्रोल नहीं करेंगे, नियमित नहीं करेंगे, नियंत्रित नहीं करेंगे, आप अपने भावों को नहीं रोक सकते। पतंजलि में क्या बताया गया है कि अपनी जिज्ञासा प्रवृत्ति, सुरक्षा भाव और स्वतंत्रता का भाव और दूसरों के लिए परोपकार का भाव अगर आपको अपने अंदर सिद्ध करना है, तो सबसे बड़ा काम उसमें क्या है, कौन सा रोल प्ले करेगा, यम। अगर आपने यमों को पाल लिया, तो आप सामाजिक तौर पर पूरी तरह से फिट बैठ गए, आपको एडजस्टमेंट करना आ गया। अगर एक अंश भी आपके अंदर उसको पालने का आ गया, तो धीरे धीरे वो प्रवृत्ति आपकी बढ़ती रहेगी। योग आपके अंदर इस शक्ति को जन्म देता है। साथ ही उन्होंने क्या बताया, जो पतंजलि योग सूत्र है, महर्षि पतंजलि जी ने क्रिया योग का उपदेश दिया, ठीक है। क्रिया योग जैसे मनोशारीरिक स्तर पर विश्रांति प्रदान करने के लिए बताया है, जिससे आपको तनाव मुक्ति होती है। देखो, तनाव से ही सारी चीजें, पहले निराशा पैदा होती है मन में, और फिर उसके बाद धीरे धीरे द्वंद्व आएंगे, द्वंद्व से आपके अंदर तनाव आएगा। जब तनाव बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो वो अवसाद बन जाता है। और ये 3-4 बीमारियां ऐसी हैं कि जिनसे बाहर निकलना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। अब आप रेगुलर लाइफ में, आप जो प्रेजेंट टाइम में आप थेरेपीज देते हैं, आप योगा क्लासेस देते हैं, आप देख रहे होंगे कि आपके पास बहुत से पेशेंट ऐसे हैं जिनके पास सब कुछ है, उन्हें यही नहीं पता उनका दुख क्या है। अधिकतर लोगों की यही प्रॉब्लम है कि कोई दुख नहीं है, बच्चे सेटल हैं, वेल ऑफ है, फैमिली बहुत अच्छी है, हस्बैंड बहुत केयरिंग है, सभी कुछ है, सब सुख सुविधाएं हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मन नहीं लग रहा। क्यों नहीं लगता मन, ऐसा क्या रीजन होता है, क्या है मन, कौन बताएगा? अर्चना, क्यों होता है ऐसा? तुम्हारे पास कुछ पेशेंट ऐसे जरूर आते होंगे, सभी के पास, जो लोग ट्रीटमेंट देते हैं या योगा देते हैं, उनके पास ऐसे पेशेंट जरूर आते हैं।
मैम इसका कल ही बहुत बड़ा एग्जाम्पल आया, बल्कि मेरे सामने ना, अभी मेरे पास जो पेशेंट आता है, मैं उन्हें हमेशा एक चीज पक्का बोलती हूँ कि सिर्फ आप एक्सटर्नल मत देखो कि आप लोग कितने हेल्दी हो। योग पहले इंटरनल वर्क करता है, फिर एक्सटर्नल करता है। तो एक पेशेंट आ रही है जिसका अभी हमारा 7-8 kg वेट कम भी हो चुका है, पर वो 1 मंथ के गैप के बाद उसने फिर मुझे ज्वाइन किया। तो परसों से वो मुझे बोल रही थी कि मेरे एक साइड, लेफ्ट साइड में हल्की सी वाइब्रेशन जैसी हो रही है चेहरे पे ना। तो मैं उससे बताना चाह रही थी, पर मैंने नहीं बताया, क्योंकि एकदम से बिना डॉक्टर के उसके मैं भी नहीं बोल सकती थी कुछ। तो मैंने उन्हें सजेस्ट किया आप एक बार डॉक्टर को दिखाओ, क्योंकि उसका बीपी हाई रहता था। तो फिर उसके बाद मैंने उसे चंद्रभेदी वगैरह प्राणायाम कराया, बीपी कंट्रोल हो गया। उसके बाद कल फिर वो क्लास में आई कि दीदी मेरा बीपी कंट्रोल है, लेकिन हो रहा था ये ना। तो मैंने कहा आप अभी जाओ मेरे सामने डॉक्टर के। तो वो कह रही मैं पर्स नहीं लाई, मैंने उसे पैसे दिए। मैंने कहा पहले डॉक्टर के जाओगे, फिर आके मुझे बताओगे, और पक्का अभी आओगे। वो आई दिखा के उसे सेम चीज बोली गई कि आपको पैरालाइज का पड़ा था हल्का सा जब आपका बीपी हाई हुआ। तो वो ओके। इतनी नर्वस थी, तो मैंने यही बोला कि पता मुझे भी था कि ऐसा कुछ हुआ होगा जब आपका बीपी बढ़ा होगा, उस ब्रेक में जब आपने योगा नहीं किया। तो कह रही हम्म। डॉक्टर कह रहा है बीपी सही है। मैंने कहा वो बीपी अभी कंट्रोल हुआ है योगा के दौरान, पहले जब क्योंकि बढ़ा था। हाँ, जी। मन तो क्या देखो, हम है ना, हमें खुद नहीं पता कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। हम जी जब खुद को नहीं जान पाते, अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे समझेंगे? अगर हम, क्यों हमें काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है, क्यों हमें योगा थेरेपी की जरूरत पड़ती है, जबकि हम खुद भी योगा टीचर्स हैं। ऐसा नहीं कि हमारे साथ ये सिचुएशन नहीं आती, हम नहीं लोग के साथ आती। भी आती। लेकिन हम लोग के पास क्या सॉल्यूशन है, हमें पता है क्या करना है और क्या नहीं करना है। जी थोड़ा बहुत भी हम योग को फॉलो करते हैं तो हमारे आगे ये सिचुएशंस पैदा ही नहीं होती। आप सभी हैं उसमें, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें बचाव करना आ गया, योग ने इतना सिखाया। तीसरा इन्होंने बताया कि जो आपके, जिन्हें आप बंधन समझते हैं, जैसे हमारे परिवार है, हमारा समाज है, हम इनमें क्या है, बंधे हुए हैं। सबसे पहले तो इन्हें बंधन ना समझ के इनसे मुक्त रहना सीखिए। जितना आप अपेक्षा रखेंगे उतनी ज्यादा आपके अंदर प्रॉब्लम आएगी। तो योग क्या बताता है कि यम तथा नियम के अभ्यास से व्यक्तिगत और सामाजिक तौर पर आप बंधनों, आदतों और जितने भी आपके ये मोह माया है, आप इनसे मुक्त होते हुए चले जाते हैं। तो यम क्या है? जो आपको सामाजिक तौर पर सशक्त करते हैं। नियम क्या है? जो व्यक्तिगत रूप से आपको अंदर से परिपूर्ण करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इसमें योग में बताया गया है कि आप अपने वातावरण के साथ जैसे समायोजन बनाएंगे, उसके लिए क्या जरूरी है? आपको अपने भाव को कंट्रोल करना है। कैसे भावों को कंट्रोल करेंगे? योग में, हठ योग प्रदीपिका में बताया है ना, जनसंग परित्याग। अब ऐसा तो नहीं है आप सबसे परित्याग करके सबका बैठ जाओ, लेकिन क्या बोला है, बहुत लिमिटेड, जितना जरूरी है। जब हम अननेसेसरी चीजों में डलने लग जाते हैं ना, या उनमें घुसने लग जाते हैं, तो जितना हमारा बड़ा ग्रुप होगा उतने ही हमारे साथ द्वंद्व पैदा होंगे। आज उसने ये कहा, आज उसके साथ ये हुआ, आज ये हुआ। इन सब चीजों के बहाने, इन सब विचारों से या इन सब व्यवहार से हम कुछ टाइम तो अपना निकाल देते हैं। लेकिन एक स्टेज लाइफ में ऐसी आती है कि जब हमें बिल्कुल शांति चाहिए। तो उसके लिए योग में क्या बताया गया है कि प्राणायाम और प्रणव जप, ध्यान और प्रणव जप, इन्होंने इसका एक उपाय बताया है। मानसिक विकारों के कारणों के प्रति व्यक्ति को सजग करते हैं। ठीक है। प्रत्याहार और धारणा, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान, ये क्या है? ये मानसिक विकारों के कारणों के प्रति, जो मानसिक विकार के कॉजेज होते हैं उनके प्रति, मतलब जो मेंटल इलनेस के कॉजेज हैं उनके प्रति आपको क्या करेंगे, सजग करके रखते हैं कि आपको अपना ध्यान कैसे रखना। आप कभी भी बहुत स्ट्रेस में आ जाते हो या कभी आप बहुत खुश होते हो, तो आपको अपनी फीलिंग्स कंट्रोल करनी आ जाती है। ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि योग शास्त्र में नित्य अनित्य भाव जो है आपके, आत्म अनात्म भाव, नित्य अनित्य भाव, आत्म अनात्म भाव और परा और अपरा आत्म तत्व के जो भाव हैं, ये सारी संकल्पनाएं, जितने भी आपके अंदर ये उथल पुथल चलती रहती है, उसके लिए इन्होंने क्या बोला? लेट इट गो, लेट इट बी। हमें योग क्या सिखाता है? रहने दो, चलो आगे, चलने दो, फ्लो के साथ रहो। जब आपके अंदर ये भाव आ गया, तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं अंदर से बहुत ही स्ट्रांग फील कर रहे हैं। देखो, सिचुएशंस, आज हमारा टॉपिक क्लास में भी यही था कि सिचुएशंस सबके सामने आती है, सबके सामने प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन कुछ लोग क्या है ना, उन प्रॉब्लम में भी बहुत संभाव में रहते हैं। वो संभाव क्या है? उसका एक सबसे बड़ा कारण क्या बताया गया है कि जो
योग में भी बताया गया प्रार्थना। प्रार्थना एक ऐसा उपाय बताया गया है जिससे आप अपने अंदर के जितना भी मल है उसको पूरी तरह से बाहर निकाल सकते हो। ठीक है, प्रार्थना के लिए क्या बताया गया, क्या होती है प्रार्थना, क्यों करते हैं हम मॉर्निंग में प्रेयर्स, क्यों करते हैं हम? सलोनी गुप्ता, प्रार्थना क्या चीज मैम है? अपने मन को शांत करने के लिए और गॉड को थैंक करने के लिए कि हम सुबह उठ पाए हैं। मतलब ऐसा होता है ना कि हम थैंक करते हैं कि हम जिंदा हैं। सिर्फ इतना? हाँ जी, और हमें सब कुछ देने के लिए फॉर एवरीथिंग। ओके, कपिल जी क्या मतलब है प्रार्थना का? कुछ गीता, श्रीमद् भागवत गीता में कुछ कहा है प्रार्थना के बारे में? मैम गीता के श्लोक तो याद नहीं है मुझे, लेकिन बता सकते हैं, श्लोक बोलने की जरूरत नहीं है। मैम मैं बताऊं? हाँ, अनासक्त भाव से कर्म को करते जाना और सारे जो चिंताएं हैं वो ईश्वर को समर्पित करते हुए निकल जाना। ये मैं प्रार्थना पूछ रही हूँ, प्रेयर। अच्छा, प्रेयर बारे में बताया, बहुत अच्छा बताया, लेकिन हम प्रेयर की बात कर रहे हैं कि प्रार्थना किस तरह से आपको मानसिक रूप से शांति देती है, क्या होता है प्रेयर में ऐसा? मैम मेरा तो मतलब प्रार्थना सच ऐसे कुछ मैडम बताओ। नहीं है, लेकिन हेलो, हाँ जी सर बोलिए। कपिल जी आप अपनी समर्पण भाव ये अंदर से आने के लिए और गिविंग कॉन्शियस में दिन भर जो अपॉर्चुनिटी मिले है, आज का दिन मिला है, उसको सोसाइटी के लिए समर्पित करने के लिए। सोसाइटी के लिए सर, देखिए सबके भाव अपने हिसाब से हो सकते हैं, लेकिन प्रार्थना का मीनिंग क्या है? इसमें श्रीमद् भागवत गीता में जो कहा गया है वो क्या कहा है? उद्वरेत आत्मना आत्मानम। ठीक है, मतलब प्रार्थना भिक्षा नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक शक्ति अर्जन करने का एक माध्यम बताया है श्रीमद् भागवत गीता में। ठीक है, प्रार्थना करने के लिए सबल और सक्षम मानसिकता का होना बहुत जरूरी है। अगर आप सबल और सक्षम मानसिकता के नहीं हैं, मानसिकता से बात हो रही है यहाँ, तो आपकी प्रार्थना में उतना प्रभाव नहीं रह जाता। इसीलिए कहा जाता है, आमतौर पर क्या कहा गया है कि निर्बल और असहाय मानसिकता के लोगों की प्रार्थना भी बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं होती या सफल नहीं हो पाते, ऐसे श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है। कपिल जी आप कुछ कह रहे थे, आपकी बात बीच में रह गई थी। मैम मैं तो सिर्फ ये बोल रहा था कि मतलब हमने बचपन से ही सुना है कि सुबह उठ के अगर प्रभु का नाम ले लो तो दिन अच्छा जाता है। मैं तो सिर्फ इस भाव से प्रार्थना करता हूँ और ऐसे मन में कोई खास विचार आते नहीं है। ओके, तो आपके लिए प्रार्थना का मीनिंग ये है कि आप अपने अंदर शुद्धि करना चाहते हैं कि जो आपका मन है वो शांत रहे और स्वस्थ रहे। जी। देखो देखा जाए वही होता है कि हम अपने प्रभु का धन्यवाद कर रहे हैं या उनका आभार प्रकट कर रहे हैं, लेकिन प्रार्थना में इतना मतलब इतनी ऊर्जा है या उसमें इतनी शक्ति मानी गई है कि आप कितने भी परेशान हैं या आप अंदर कितना भी द्वंद या कोई भी कठिनाई या कुंठा है, अगर आप अपने मन को शांत भाव में रख के अगर आप प्रेयर करते हैं तो वो कहीं ना कहीं आप और आपको बहुत पॉजिटिव कर देती है। क्योंकि देखो ऊर्जा कहाँ है, हमारे अंदर भी है, हमारे बाहर भी है। जो बाहर ऊर्जा है वो क्या है, वो हमारे आसपास के पर्यावरण को संतुलित रखती है, और इंटरनली हमारा बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए योग में यम नियम, मैंने अभी प्राणायाम, त्राटक, ध्यान और क्रिया योग, प्रणव जप, हमने सब पे बात की। अब है इसके बाद इन्होंने क्या बोला है, आहार भी योग का एक बहुत बड़ा क्या है उपाय माना गया है, आहार को भी। क्योंकि अगर आप, ऐसा बोला जाता है कि जो तनाव है ना, तनाव है या निराशा है, वो कहीं ना कहीं हमारे आहार से जुड़ी हुई है। क्योंकि जितना भी आहार, निराशा और कुंठा कब आपके अंदर पैदा होती है, जब आपके अंदर वात लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, जब वात प्रकोपित होता है तो आप तनाव की स्थिति में आ जाते हैं। तो हमें स्ट्रेस के टाइम पर या जब कोई भी मेंटली इलनेस हो तो हमें उस टाइम पर क्या करना है, वात वाले भोजन को त्याग करना है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ उसी खाने को खाएंगे जो आपके अंदर सात्विकता बढ़ाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो भी भोजन आप कर रहे हैं उसमें आपके भाव सात्विक होने चाहिए, ऐसा हमें योग बताता है। ठीक है, क्योंकि आहार अगर विरुद्ध भी है ना आपकी प्रकृति के, लेकिन अगर उसमें भाव आपके सब मतलब पॉजिटिव है तो उसकी प्रकृति भी बदल जाती है। आहार को पकाना
उसको परोसना और उसको खाना बहुत कुछ डिपेंड करता है आपके अपने भावों के साथ। तभी कहा जाता है, शास्त्रों में भी कहा गया है कि जब आप किसी के लिए भोजन तैयार करते हैं तो आपका मन बहुत शांत होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके विचार भी आपकी भावनाओं के वे भी उस भोजन में आपके हाथों के साथ आपके भाव भी उनमें जाते हैं, और इसीलिए वो भोजन हमारे लिए कैसा भूख बढ़ाने वाला होता है या रोग पैदा करने वाला होता है। तो इन्होंने यौगिक आहार को बहुत उच्चतम स्थान दिया है मेंटल सिकनेस में और मेंटल इलनेस में। फिर इन्होंने बोला है कि यौगिक जीवन शैली, देखो यौगिक जीवन शैली क्या है, इसमें बहुत सी तरह से हमारा विकास होता है। हमने शुरू में ही बोला था कि सर्वांगीण विकास यौगिक जीवन शैली में हर तरह से है, लेकिन यहाँ क्या बोला है, जिसमें आसक्ति भाव सर्वथा समाप्त हो जाए, सफलता असफलता में समत्व भाव आ जाए, कर्म फल के प्रति अनासक्ति भाव हो, जीवन के हर सकारात्मक कर्म में कुशलता तथा नित्य प्रति जो क्षण पूर्ण समाधान हो, सार्थकता हो, प्रयोजनशीलता हो, यही अनुभव हमें योग कराता है। तो योग से आपके अंदर कितनी चीजें व्यवस्थित हुई हैं? आसक्ति भाव पूरी तरह से खत्म हो चुका है, ठीक है। सफलता असफलता में आपके अंदर समान भाव पैदा करता है योग। कर्म फल के प्रति आप अनासक्ति भाव हो जाती है, मतलब कर्म करने हैं बट उसमें आसक्त नहीं होना है, ठीक है। जीवन के हर सकारात्मक कर्म में, सकारात्मक कर्म वो कर्म किसी भी प्रकृति का हो सकता है, बट आपको ये मानकर चलना है कि हमें हर कर्म को सकारात्मक भाव से कुशलता पूर्वक करना है। ये सब चीजें हमारे अंदर कब आती है? जब हम योग को धारण करते हैं। देखो ऊर्जा में अभी हम बात कर रहे थे कि जो हमारे पंचकोश है, ठीक है, या यम नियम है, हम छोटा छोटा इसमें सबसे पहले हम बताएंगे कि जो महर्षि पतंजलि जी हैं उन्होंने क्या बताया था। हमने चित्त विक्षेप पिछली बार हमने डिस्कस किए थे, जिसमें 9 अंतराएं थी, ठीक है, आपने लिखी भी थी, व्याधि स्नान संशय लिखा था आप सबने। 9 अंतराओं के बाद उन्होंने उसका एक उपाय भी बताया था। वो क्या था? चित्त विक्षेप। चित्त विक्षेप का एक उपाय था, उसको क्या बोला जाएगा? चित्त प्रसाधन, ठीक है। जो 9 अंतराएं बताई थी वो हमारे चित्त के विक्षेप थे, लेकिन उनसे बाहर निकलने के लिए महर्षि पतंजलि जी ने चित्त प्रसाधन भी बताए थे। चित्त प्रसाधन क्या है? इसको हम, उन्होंने क्या बोला कि जो मनुष्य है उनको 4 श्रेणियों में उन्होंने बांट दिया महर्षि पतंजलि जी ने, कि 4 प्रकार का व्यक्तित्व होता है। पहले वो लोग होते हैं जो प्रसन्न रहते हैं, जो प्रसन्न हैं। दूसरे वो लोग होते हैं दूसरी तरह के जो दुखी होते हैं। तीसरी तरह के लोग कुछ अच्छा काम कर रहे होते हैं, और चौथी तरह के लोग उतने अच्छे काम नहीं करते, बुरे काम ज्यादा कर रहे होते हैं, ठीक है। 4 प्रकार के उन्होंने व्यक्तित्व को बताया। तो इन्होंने क्या बताया? मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। तो हम इसको बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे। जो प्रसन्न लोग हैं उनके साथ हमें मित्रता का भाव रखना चाहिए, ठीक है। अगर मेंटल इलनेस आपको दूर करनी है तो योग में महर्षि पतंजलि जी ने चित्त प्रसाधन को बताया है, क्योंकि ये पूरी तरह से आपको मानसिक रूप से सशक्त करता है, आपको ऊर्जा देता है, आपकी नेगेटिविटी को खत्म करके आपको सकारात्मकता प्रदान करता है, ठीक है। पूरी तरह से व्यवस्थित करता है, एडजस्टमेंट का भाव आपके अंदर पैदा होता है। समायोजन हर जगह आपको हेल्पफुल है, लेकिन अगर आपके अंदर एडजस्टमेंट का भाव नहीं है तो आप अपने अंदर भी व्यवस्थित नहीं है, ठीक है। तो जो प्रसन्न लोग हैं उनके साथ मित्रता का भाव रखना चाहिए, ठीक है। जो दुखी लोग हैं उनके साथ कैसा होगा? करुणा का भाव रखेंगे, दया का, ठीक है। जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनके साथ, पुण्य लोगों के साथ कैसा होना चाहिए? हमें हमारे कौन से भाव होने चाहिए विद्या जी, बताइए। जी मैम जी। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा नाम, इसको हम जो प्रसन्न लोग हैं, खुश लोग हैं, उनके साथ हमने कौन सा भाव रखा? सुखी लोगों के लिए प्रसन्न भाव, दुखी लोगों के लिए करुणा, जो कार्य करते उनके लिए पुण्य का भाव, और दुखियों के लिए उपेक्षा। सॉरी, मतलब दुखियों के लिए नहीं, पापियों के लिए उपेक्षा बताया। हाँ जी। ये श्रद्धा जी और श्वेता सैनी, क्या है मुदिता?
मुझे तो नहीं मालूम मैम मुदिता क्या है। क्या है श्वेता, बताइए। मैम मुझे अर्चना, नहीं पता क्या है? मुदिता। मैम मुदितो मीन्स हर्ष या आनंद की स्थिति। हाँ, आनंद की स्थिति, ठीक है। तो इन्होंने चित्त प्रसादन बताए हैं कि इसको हम सिंपली कैसे लिखेंगे। जो लोग प्रसन्न हैं उनके साथ मित्रता, जो लोग दुखी हैं उनके साथ करुणा, जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनके साथ मुदिता, मतलब आनंद का भाव रखना चाहिए। और जो लोग दुखी हैं उनके साथ जो लोग पापी हैं या अच्छे काम नहीं कर रहे हैं उनके साथ आपको कैसा है, कोई उपेक्षा उसकी ना करो, लेकिन उसको किसी भी तरह का उसके लिए कोई भी विचार अपने अंदर मत रखिए, कोई भी भाव, ना अच्छा ना बुरा, क्योंकि वो उसके कर्म है। तो ये चित्त प्रसादन बताए गए हैं। जैसे ही आप इन चित्त प्रसादनों को अपने अंदर उतार लेते हैं या अपने व्यक्तित्व में इनको ले आते हैं, तो आप जो समाज, जो साइको सोशल एनवायरनमेंट है या मेंटल इलनेस है, दोनों ही जगह में आप अपने आप को पूरी तरह से विकसित कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं इन रोगों से। ठीक है। अब इसमें एक बताया कि जो पंचकोश हैं, ठीक है, पंचकोश कैसे आपको हेल्प करते हैं या पंचकोश किस तरह से आपके जो ये आपके भाव हैं या आपका मेंटल इलनेस है उसमें किस तरह आपको हेल्पफुल रहते हैं। तो जो फर्स्ट है अन्नमय कोश, ठीक है। देखो, शरीर के 5 प्रकार के लेयर्स हैं हमारे शरीर में। स्थूल से हम सूक्ष्म की तरफ बढ़ते हैं। योग हमें क्या बताता है, स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर जाना। लेकिन हम जब प्रकृति के टच में आते हैं, हम क्या है, हम स्थूलता के शरीर को ही सब कुछ मान लेते हैं अज्ञानता के कारण। तो फर्स्ट है अन्नमय कोश। अन्नमय कोश क्या है, इसको आप कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, शुद्ध भोजन, आसन और व्यायाम, इसका उपयोग करके आप अन्नमय कोश को पूरी तरह से स्वस्थ रख सकते हैं। ठीक है। अन्नमय कोश क्या है, जो आपका स्थूल शरीर है, जो हमें दिखाई देता है, जो अन्न से बनता है। फिर है प्राणमय कोश। योग में कहा गया है इसी के अंदर हमारी सारी शारीरिक क्रियाएं हैं। प्राणमय कोश के अंदर ही हमारी सारी शारीरिक क्रियाएं हैं, जैसे श्वसन, पाचन, शरीर का हिलना डुलना, सब कुछ। ठीक है। तो इसको कैसे आप विकसित करोगे, स्वस्थ रखोगे, प्राणायाम से। प्राणायाम से आप इस कोश को पूरी तरह से स्वस्थ रख सकते हैं। तीसरा है मनोमय कोश, जो व्यक्तित्व का तीसरा स्तर है। मनोमय कोश के लिए प्रत्याहार बताया गया कि प्रत्याहार द्वारा इस कोश को पे आप नियंत्रण पा सकते हैं। ओंकार, प्राणायाम तथा धारणा मुख्य रूप से इसके स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। किसके लिए, मनोमय कोश के लिए। नेक्स्ट है विज्ञानमय कोश। आकलन क्षमता, निर्णय क्षमता, बौद्धिक व्यापार का इसमें समावेश होता है। किसमें, विज्ञानमय कोश में। क्यों, क्योंकि इसमें बौद्धिक स्तर पर आप सारे कार्य करते हैं। तो इसके स्वास्थ्य के लिए मैम विज्ञान में कोश में एक बार बता दीजिए फिर से। हाँ, विज्ञानमय कोश में आकलन क्षमता, निर्णय क्षमता और बौद्धिक व्यापारों का समावेश होता है। ठीक है। और इसको स्वस्थ रखने के लिए क्या बताया गया है, धारणा और ध्यान सबसे उपयुक्त बताए गए। नेक्स्ट है आनंदमय कोश, लास्ट। ये अंतिम कोश है। इसको हम अगर देखें तो महर्षि पतंजलि जी ने समाधि की अवस्था में ही इस कोश के अनुभव को आप पा सकते हैं, या इस कोश का अनुभव किया जा सकता है समाधि की अवस्था में। तो व्यक्तित्व के सभी स्तरों से परे पुरुष की स्वप्नावस्था मानी गई है, पुरुष की स्वरूपावस्था मानी गई है, जिसे पंचकोश ख्याति भी कहते हैं। ठीक है। तो जो पंचकोश है, अगर पंचकोश को आप स्वस्थ रखते हैं अपने आहार से, प्राणायाम से, ध्यान धारणा से, प्रत्याहार से, तो आप दोनों ही जगह अपने आप को पूरी तरह से हेल्दी रख सकते हैं। तो योग ने क्या क्या बताया, योग में आपके सभी यम नियम आ गए। ठीक है। आपके ध्यान धारणा, प्रणव जप, प्रार्थना, आपका त्राटक, ध्यान धारणा, समाधि, सभी कुछ इसमें बता दिया गया है कि किस तरह से वो आपके काम करते हैं। अगर स्वस्थ हो गए, सपोज आपने ये सारी क्रियाएं आप रेगुलर कर रहे हैं और आपने अपने कोशों को स्वस्थ रखा है, तो क्या चेंजेस आते हैं आपकी बॉडी में। अन्नमय कोश के आपने विकार दूर कर लिए तो आपके अंदर कौन कौन सी सिद्धियां आ जाएंगी, या कौन कौन सी
मतलब खूबियां आपके अंदर, कौन से गुण आपके अंदर पैदा हो जाएंगे, कैसे आप अपने आप को पूरी तरह से हेल्दी फील करेंगे सिर्फ अन्नमय कोश को स्वस्थ रखने हुए। अन्नमय कोश के अंदर कौन कौन सी चीजें आएंगी? स्थूल शरीर। स्थूल शरीर तो है, अन्य को तो हम स्थूल शरीर बोलेंगे, लेकिन जब आपने उसको स्वस्थ रखा, शारीरिक- आपने शारीरिक- बताइए। हाँ, शारीरिक फिलहाल क्षमता- अन्नमय कोश के तरफ ध्यान से दे रही है। श्वेता, मैम एक आपको भी स्वस्थ लगा- और निरोगी शरीर। अरे मैं शारीरिक, आपको शारीरिक वो मिलेगी इससे ना, ऊर्जा, मतलब अच्छा भोजन और अच्छे आसन से आपको शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त होगा, जिससे कि उसी में अच्छा मन भी आपको आगे के लिए तैयारी होगी, अच्छे मन देखो की। इसमें क्या बोला है, बार का संहार होता है जब आप इसको स्वस्थ रखते हैं, अन्नमय कोश को। दूसरा इन्होंने बोला है आहार संयम हो जाता है, आहार संयम हो जाता है। और आप जब मालिश, उपवास, आसन ये सब अपनाते हैं तो आपके अंदर कोई विकार ही पैदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने पूरी तरह से अपने आहार को संयमित कर लिया। जब आहार कंट्रोल में है ना, तभी आप सब चीजों को कंट्रोल में कर सकते हैं। ठीक है? देखो कहा जाता है कि बहुत खाने से आदमी नहीं मरता, सॉरी, ना खाने से आदमी नहीं मरता, बहुत खाने से मर जाता है। रोग क्या है? बहुत ज्यादा सोचने से आप अपने रोगों को बुला लेते हैं, रोगों को बढ़ावा देते हैं। अगर आप किसी चीज को सोचेंगे ही नहीं, ध्यान ही नहीं देंगे, तो आपके रोग पैदा ही नहीं होंगे। अगर रोग है भी तो भी आप उसके अंदर सकारात्मकता को भरो, पॉजिटिव जो पॉजिटिवनेस है आप उसको उसके अंदर हिल करो, तो आपको फील होगा कि आपका रोग अपने आप, क्योंकि विल पावर भी बहुत स्ट्रांग होनी जरूरी है। अगर विल पावर अच्छी है, रोग बहुत बड़ा है, तो आपकी विल पावर ही जीतेगी। अन्नमय कोश क्या है? विकारों को खत्म करता है। अगर अन्नमय कोश को आपने प्राणायाम से संयमित करके स्वस्थ रखा तो उससे क्या होता है? मन प्रबल, मन प्रबल होता है। मन प्रबल। अन्नमय कोश से क्या होगा? चित्त में मैम स्थिरता, तंतुओं को सुनने की शक्ति आ जाती है हाँ, और अज्ञान का आवरण हटता है। हाँ, विज्ञान में कोश में क्या होगा? बुद्धि आपको विवेक, बौद्धिक विशेष ज्ञान की प्राप्ति होती है। विवेक की विज्ञान प्राप्ति। का मतलब ये है विशेष ज्ञान होता है। ठीक है, लास्ट है आनंदमय कोश। आनंदमय कोश कौन सी स्थिति है? जिसमें हम अपने स्वरूप को ही अपने ध्येय में मिला देते हैं। ठीक है, हमारा स्वरूप जिसमें शून्य हो जाएगा और सिर्फ ध्येय मात्र रह जाता है, जो हमारा लक्ष्य है। क्लियर? तो योग तो इस तरह आपको व्यवस्थित करता है। अब है इसमें जो यम है और नियम है। अहिंसा आपके अंदर कौन सा भाव पैदा करती है सामाजिक तौर पर? यम बताए गए हैं ना, सामाजिक विकास और व्यक्तिगत विकास, यम और नियम। तो यम में जो अहिंसा को पालता है, तो उस अहिंसा से आपके अंदर कौन से गुण डेवलप होते हैं जब आप उसका दया पालन भाव। करते हैं? प्रेम, करुणा का उदय करता है, होता है तुम्हारे अंदर। हमारे व्यक्तित्व में प्रेम और करुणा का उदय होता है। सत्य से क्या होता है? मानसिक शक्ति और वाणी सिद्ध होती है। ठीक है, मानसिक शक्ति मिलती है, वाणी सिद्ध होती है और मानसिक द्वंद खत्म होते हैं सत्य का पालन करने से। अस्त्य से, अगर यम हमारे लिए बताए गए हैं महर्षि पतंजलि जी ने निम्न कोटि के साधकों के लिए, तो अस्त्य क्या होता है? भौतिक सुख संसाधनों में अनासक्ति पैदा कर देता है। ठीक है, अस्त्य क्या है? चोरी ना करना, जिससे हमारे व्यक्तित्व में कौन सा विकास या कौन सा गुण डेवलप होता है? भौतिक सुख संसाधनों में अनासक्ति हो जाती है। फोर्थ है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य क्या है? आपके अंदर अपूर्व साहस और बल प्राप्त कराता है। अपूर्व साहस, बल प्राप्त होता है आपको ब्रह्मचर्य पालने से। शारीरिक और मानसिक और बौद्धिक कार्य क्षमताओं में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है अपरिग्रह। अपरिग्रह क्या है? देखो यम नियम आपने सबने बहुत डिटेल में पढ़े होंगे और डे बाय डे जब भी जो भी लेक्चर होता है यम नियम कहीं ना कहीं चर्चा में आते ही है, तो आपको यमों का पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन आपके सामने हो चुका है, आपको पूरा पता है। यहाँ हम उसका रिजल्ट देख रहे हैं कि मेंटल इलनेस में ये किस तरह से हेल्पफुल है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको शॉर्टली इसको यहाँ एक्सप्लेन कर रही हूँ। अपरिग्रह क्या है?
चिंताओं से मुक्त करता है। क्यों? क्योंकि जब आप जरूरत से ज्यादा चीजें रखोगे ही नहीं तो आपके पास कोई कलेश ही पैदा नहीं होगा, चिंताएं ही नहीं होंगी। ठीक है, अब आ गए नियम। नियम में है पहला शौच। शौच का पालन करने से क्या होता है? शरीर, प्राण और आत्म शुद्धि होती है। क्योंकि शौच भी दो तरह से हो गया, बाहरी, मानसिक और शारीरिक। शारीरिक से हो गई बाह्य शुद्धि और मानसिक से क्या हो गया? आपके प्राण और आत्मा की शुद्धि। फिर है संतोष। संतोष का पालन करने से आपके अंदर कौन सा गुण डेवलप होता है? काम, क्रोध, तृष्णा, वासना, और ये सब चीजें समाप्त हो जाती हैं संतोष से। काम, क्रोध, तृष्णा और वासना ये समाप्त हो जाता है। फिर है आपका तप। तप क्या है? तप देखो, जो नियम बताए गए हैं वो व्यक्तिगत कारक, व्यक्तिगत जो समायोजन के लिए उपयुक्त बताए गए हैं। तो तप क्या है? तप से आपके अंदर जितने भी मल हैं, बुरे व्यवहार हैं, छल कपट, भय, क्रोध, जितने भी ये जो भी ये कलेश हैं, इन सब का नाश होता है। ठीक है, शरीर तथा इंद्रियों को बिल्कुल पूरी तरह से ये शुद्ध करता है। फिर है स्वाध्याय। स्वाध्याय क्या है? सभी को पता है स्वाध्याय क्या है? स्वयं का अध्ययन, मतलब एकाग्रता लाता है आपके अंदर। स्वाध्याय का पालन करने से आपके अंदर एकाग्रता आती है, ज्ञान का उदय होता है और मोह, ईर्ष्या और जो लोभ है इसका अंत हो जाता है। स्वाध्याय से एकाग्रता आती है, ज्ञान का उदय होता है, लोभ, मोह, ईर्ष्या का अंत हो जाता है। फिर है ईश्वर प्राणिधान। ईश्वर प्राणिधान से क्या होता है? अगर आप ईश्वर प्राणिधान को पालते हैं या ईश्वर को समर्पित होते हैं तो आपके अंदर समर्पण भाव पैदा होगा। क्योंकि जैसा भाव हमारे ईश्वर के लिए हमारे मन में होता है, हम अपने समाज में भी उस व्यवहार को कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में प्रकट कर देते हैं। ठीक है, आप अगर किसी पंडित से मिलेंगे जो हमारे समाज में पूजा पाठ ये सब कार्य करते हैं, जब आप उनके पास कभी वैसे भी जाते हो ना, तो भी वो कुछ ना कुछ ज्ञान देते ही रहते हैं। देखा है आपने, कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस, बहुत शांत मन से आपके साथ बात करना, बहुत पॉजिटिव वाइब्स के साथ, तो कहीं ना कहीं जो उनका कर्म है वो उनके व्यवहार में भी आ जाता है। तो योग में क्या बोला गया है? जो ईश्वर प्राणिधान है वो आपके अंदर समर्पण के भाव को पैदा करेगा। फिर है आसन। आसन से क्या आपको सुख मिलता है, या आसन से कौन सा गुण आपके अंदर डेवलप होता है? दृढ़ता आती है। ठीक है, आप अपने निर्णयों के प्रति, आप अपने जो भी आपके कार्य हैं, लक्ष्य हैं, उनके प्रति आप दृढ़ रहते हो। ठीक है, स्थिरता और दृढ़ता प्रदान होती है। नेक्स्ट है प्राणायाम। अष्टांग योग में प्राणायाम जो है मानसिक तनाव, चिंता और डिप्रेशन से मुक्ति। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि जो आपके पास आते हैं और आप उनको ना योग करा पाते हैं, कर सकते हैं, ना ही आप वो आपको समझते हैं, ना ही वो टाइम देना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? उनको बहुत मतलब शांत बिठाने के बाद आपको क्या करना है? उनके अंदर धीरे धीरे से उनको उनकी सांसों के साथ फ्लो में चलने के लिए बोलिए। जैसे वो अपना सांसों पे कंसंट्रेशन करते हैं, फिर धीरे धीरे हम उन्हें अनुलोम विलोम की तरफ मोड़ते हैं। अनुलोम विलोम के बाद जब उनको थोड़ी शांति महसूस होती है तो वो धीरे धीरे उसमें आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। भले ही वो बहुत टाइम ले रहे हैं, लेकिन प्राणायाम से आपको सबसे ज्यादा शांति मिलती है जब आप बहुत तनाव की स्थिति में होते हैं। ठीक है, फिर है प्राणायाम प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या है? कौन सा गुण डेवलप होगा जब आप प्रत्याहार का पालन करेंगे? बताइए। इंद्रिय निग्रह। इंद्रिय निग्रह तो है, लेकिन यहाँ पर क्या बोला था मैंने सबसे पहले कि हमारा मन को किससे किससे उसका तुलना की गई? ऐसे बंदर से जो पिया हुआ है और जिसे बिच्छू ने भी काट लिया है। तो प्रत्याहार क्या है? प्रत्याहार से आप अपनी इंद्रियों के विजेता बन जाते हैं। ठीक है, इंद्रियां जो आपको अपने अकॉर्डिंग चला रही थी, प्रत्याहार से आप इंद्रियों के विजेता बन जाते हैं, आपको उनको नियंत्रण करना आ जाता है। फिर है धारणा। धारणा से कौन सा गुण डेवलप होगा? अगर धारणा का आप पालन करते हैं, ये आपको अंतर्मुखी करता है, चित्त की एकाग्रता इसमें आती है। ठीक है, चित्त की एकाग्रता पैदा होगी और आप अंतर्मुखी होंगे। अंतर्मुखी होने का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही लोगों से अपना बिल्कुल सारे संबंध तोड़ लें। अंतर्मुखी का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा अपने आप को जानना। ठीक है, फिर है ध्यान। ध्यान में क्या होता है? मैं की शुद्धि होती है।
जो मैं है, मैं भाव है, उसकी शुद्धि होती है। विचार प्रवाह बिल्कुल बंद हो जाता है। फिर है ध्यान। ध्यान क्या है? स्वयं को भूलकर अपने ब्रह्म में मिल जाना। ठीक है, तो ये योग की शक्ति है, या योग की आप एक ऊर्जा समझिए जो आपको अपने आप में पूरी तरह से प्रॉपर चैनलाइज करती है, आपको आपके रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करती है। तो योग एक ऐसा ज्ञान है या ऐसी विद्या है कि अगर आप किसी दूसरे के लिए भी इसको अप्लाई ना करो ना, कम से कम आप अपने जीवन को तो सार्थक कर सकते हैं पूरी तरह से। क्योंकि मानसिक द्वंद्व, निराशा, अवसाद, त्रासदी, कुंठा, ये सभी के साथ है। जितने भी हम लोग हैं, हमारे साथ किसी ना किसी रूप में, छोटी या बड़ी रूप में, ये चीजें हमारे साथ चलती रहती हैं आजीवन। पूरी तरह से प्रॉपर किसी का भी लाइफ सिस्टमैटिक नहीं चलता, कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम्स पैदा होती रहती है। लेकिन उनसे फाइट करने की एक जो आत्म शक्ति जो हमें मिलती है, वो हमें योग देता है। क्लियर? ये तो हो गया योग के अकॉर्डिंग। अब हम आ जाते हैं साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग। साइकोलॉजी में भी बहुत से उपाय बताए हैं आपको साइको सोशल एनवायरनमेंट के साथ एडजस्टमेंट करने के लिए, या उस साइको सोशल एनवायरनमेंट को आपके अनुकूल बनाने के लिए। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि जो मनोसामाजिक रूप से व्यवस्थित लोग होते हैं या स्वस्थ लोग होते हैं, जिन्हें हेल्दी पर्सनालिटी बोला जाता है, उनमें कौन कौन से गुण होते हैं। आप कैसे पहचानेंगे कौन अस्वस्थ है और कौन स्वस्थ है? ठीक है, सबसे पहले इसमें होता है उनका उच्च आत्मसम्मान है, उनमें उच्च आत्मसम्मान होता है। दूसरा पॉइंट बताया गया है, दूसरों के साथ अच्छा काम कर सकते हैं। तीसरा, आशावाद, आशावादी होते हैं। फोर्थ पॉइंट है खुद का ख्याल रखना उन्हें आता है। सबसे पहला पॉइंट था उच्च आत्मसम्मान है, दूसरों के साथ अच्छा काम करते हैं। तीसरा है आशावाद बनाए, अपने आप को आशावादी रखते हैं। नेक्स्ट है खुद का ख्याल रखना आता है ऐसे लोगों को। दूसरों के लिए सहानुभूति रखते हैं, फिफ्थ पॉइंट। सिक्स पॉइंट है अपने गुस्से, चिंता, तनाव और अपनी भावनाओं को उन्हें नियंत्रित करना आता है। अपना गुस्सा, चिंता, तनाव और अपनी भावनाओं को, जो कठिन भावनाएं होती हैं, जिनको अगर आप किसी के साथ शेयर ना करो तो आप अकेले रहकर उसमें पागल हो जाते हो, ऐसी स्थिति में भी उनको नियंत्रण आता है। ऐसी पर्सनालिटीज जो मेंटली पूरी तरह से हेल्दी होते हैं, उनके अंदर एक कौन सा गुण होता है कि उन्हें क्षमा करना आता है दूसरों को, और अपनी गलतियां स्वीकार करना आता है। और नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है कि मनोसामाजिक रूप से जो स्वस्थ पर्सनालिटीज होती हैं, उनके साथ सबसे बड़ा उनमें प्लस पॉइंट क्या होता है कि वो बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, आसानी से बदलने के लिए अपने नियमों को और अपने जो सिद्धांत होते हैं उनको आसानी से बदल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो लकीर के फकीर बन गए, जो कह दिया सो कह दिया। ऐसे लोग दूसरों के लिए भी कई सारी समस्याएं पैदा कर सकते हैं, कई सारे मानसिक कुंठाएं पैदा कर सकते हैं। लेकिन ऐसे लोग बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग जिन्हें बदलना आता है। सिचुएशंस मतलब फ्लो के साथ जिन्हें चलना आता है। ठीक है, अब साइकोलॉजी में भी बहुत सी चीजें ऐसी बताई गई हैं कि जो हम अपने आप को किस तरह से हम एडजस्ट करके चल सके, या कौन से हमें अपने अंदर कौन से व्यवहार को हमें डेवलप करना है। तो बहुत सी बेसिक चीजें हैं जो हमें अपने आसपास लोगों में देखने को मिलती हैं, लेकिन जब हम इफेक्ट होते हैं तो हमें कहीं ना कहीं ये लगता है कि हम बहुत कमजोर हो रहे हैं। ठीक है, कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है जिनसे बहुत इजीली हमें लगता है हम निकल जाएंगे, पर हम अधिकतर उसी में फंस जाते हैं, क्योंकि हम बहुत सरल तरीके से उनको लेते हैं और कहीं ना कहीं उनके परिणाम बहुत गंभीर हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या बताया, जो डॉक्टर सेल्ले थे, डॉक्टर सेल्ले ने बहुत से उपाय बताए कि साइकोलॉजी के कौन कौन से ऐसे उपाय हैं जिनसे आप मेंटली अपने आप को फिट रख सकते हैं साइको सोशल एनवायरनमेंट में। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है इसमें, अपने कार्य में विविधता तथा प्रतिभा लाने का प्रयास करें। अपने हर कार्य में विविधता तथा प्रतिभा लाने का प्रयास हो।
मतलब आपके पास ना वेरिएशंस होनी चाहिए, ठीक है, जिससे कि आपकी लाइफ ना कभी उबाऊ ना हो। जब आप एक सा जीवन जीते रहते हैं ना, तो बहुत ज्यादा नीरस हो जाती है आपकी लाइफ। तो थोड़े चेंजेस लाना सीखें, कुछ ऐसे काम करें जिससे आप खुद भी खुश रहे। कभी कभी अपने कार्य करने के तरीके में थोड़ा चेंजेस लेकर आइए, अपनी प्रतिभा को दिखाओ, अपने जो आपके जो अंदर जितनी भी सृजनात्मकता है उसको बाहर निकालने की कोशिश करो। जैसे कुछ लोग होते हैं बहुत कला प्रिय होते हैं, कभी अकेले में बैठे होते हैं तो उनको बहुत पेंटिंग करना पसंद है, किसी को लिखना बहुत पसंद होता है, किसी को पोइट्री करना बहुत पसंद होता है, किसी को डांस करना बहुत पसंद होता है। तो इन प्रतिभाओं को अपना दिन पे दिन थोड़ा उभारे, क्योंकि जब आप अपने साथ खुश रहना सीख जाते हैं तो आपको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने नहीं आएगी। फिर दूसरा पॉइंट इन्होंने बताया, अपनी भावनाओं को कुंठित ना होने दें। जो आपकी भावनाएं हैं यथा समय मतलब टाइम टाइम पर उनको अभिव्यक्त करें, एक्सप्रेस करना सीखें। आप व्यायाम से, योग से अपने शारीरिक लाभ तो अपने आप को दे सकते हो, शारीरिक भार को तो कम कर सकते हो, लेकिन कुछ नेगेटिविटी या कुछ नकारात्मक भावनाएं ऐसी होती है जो आपके मन को बहुत भारी रखती है, तो आपको एक्सप्रेस करना चाहिए, अपनी अभिव्यक्ति करो विचारों की। फिर है समस्याओं को सीमित रखा जाए। समस्याओं को सीमित रखने का मतलब यहाँ क्या है कि हर छोटी छोटी बातों को तूल ना दे। छोटी छोटी चीजों को आप पकड़ के बैठ जाते हैं, उसको छोड़ो, रहने दो। थोड़ा धैर्य के साथ, स्नेह के साथ अपने आप को टाइम दो, शांति से चीजों को सुनो। जरूरी है जो प्रायोरिटी है आपके लिए पहले उनको देखो, अन्यथा चीजों को आप छोड़ दो, ठीक है। फिर है अनअपेक्षित घटनाओं के लिए मानसिक तैयारी रखें। अनअपेक्षित घटनाएं कौन सी होती है? जो सडन आपके सामने आ जाती है, ठीक है, जिसके बारे में आपने सोचा ही नहीं होता है, तो आप अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर रखिए। कोई भारी नुकसान अगर आपको हो गया है, या फिर अचानक आपको ऐसा लगे कि आपके घर में किसी की डेथ हो गई, या आपको कोई बहुत बड़ा बिजनेस लॉस हो गया, तो उस स्थिति से निपटने की कोशिश करें। सबसे पहले अपने आप को इतना अंदर से स्ट्रॉन्ग करें कि आप उन चीजों से कैसे बाहर आ सकते हैं। सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप अपने आप को हमेशा प्रिपेयर रखिए, ठीक है। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं क्या होता है, हम अपनी लाइफ सेविंग करने के लिए, अपने फ्यूचर सेविंग के लिए अपने लाइफ में थोड़ा थोड़ा पार्ट सेविंग कर लेते हैं, चाहे वो पैसा है, इंश्योरेंस लेते हैं, अपनी गाड़ी का भी इंश्योरेंस रखते हैं। क्यों? क्योंकि हमें क्या लगता है कि कहीं कुछ घटना हो गई तो हमारे पास एक बैकअप है। तो ये बैकअप आप अपने भावनाओं में भी रखें, मन में भी तैयार रखें। अपनी समस्याओं पर सलाह लें। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कोई प्रॉब्लम है या आप किसी द्वंद से बाहर नहीं निकल पा रहे, तो आप अपनी काउंसलिंग कराइए, किसी भी साइकाइट्रिस्ट के पास जाकर आप सलाह लें, ठीक है। किसी का भी मार्गदर्शन आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है, आप उसमें बिल्कुल हिचकिचाए नहीं। नेक्स्ट इसमें बताया, काम को समय पर पूरा करें। जब हम चीजों को टालना सीख लेते हैं ना, तो कहीं ना कहीं थोड़े टाइम बाद ना वो टाल मटोली हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। तो इस टालने के भाव से बचें, क्योंकि यही सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है बाद में। नेक्स्ट है, अपने जो इवनिंग टाइम है, शाम के समय को शांत और सुखदायी रखें। जैसे सूर्य अस्त होता है, ये सूर्योदय के वक्त क्या है, आपकी एनर्जी पूरी चरम पर होती है, आप अपने कामों को बहुत अच्छे से पूरा कर लेते हैं। लेकिन शाम के टाइम क्या है, आपका एनर्जी लेवल भी थोड़ा डाउन होना शुरू हो जाता है। तो साइकोलॉजी क्या कहती है कि ऐसे टाइम में थोड़ा निश्चिंत होकर कम काम करें, ठीक है। सभी के साथ स्नेह और मैत्री का भाव रखें। ऐसा बोला जाता है ना, शाम को जब आपके जितने भी जो घर से बाहर जाने वाले लोग होते हैं, जब वो आए तो उनके सामने कोई बात ना छेड़े, या घर के कुछ कलेश उनके सामने ना आए। वो क्यों बोला जाता है? हमारे बड़े बुजुर्ग हमें क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऐसा साइकोलॉजिकल इफेक्ट बॉडी में आता है कि जब पूरा दिन थक के आदमी घर आता है ना, तो शाम को जो घर का माहौल होता है उससे उसकी पूरे दिन की थकान कम हो जाती है, मेंटली बहुत रिलैक्स हो जाते हैं। नेक्स्ट है, शांत और एकांत का आश्रय ले। शांत और एकांत का आश्रय ले। देखो जितनी भी शांत चीजें हैं ना, चाहे वो नेचर में आप कुछ भी देख लीजिए, कोई पहाड़ है, नदी है, पर्वत है, बाग बगीचे हैं, कोई पेड़ है, सब शांत अवस्था में है, लेकिन इनके अंदर बहुत गहराई होती है। नेचर में बहुत गहराई है और नेचर को सभी लोग पसंद करते हैं।
ऐसा कोई नहीं है कि जो नेचर में कहीं समुद्र के किनारे बैठा हो या कोई खुली हवा में हो तो उसको बुरा लगेगा, नहीं। शांति जहां होती है वहीं गहराई भी होती है। तो अपने मन की गहराई को जानने के लिए आपको अपने आप को शांत और एकांत रखना बहुत जरूरी होगा, ठीक है। तो एकांतता भी बहुत जरूरी होती है। कई बार अपने घर में एक थोड़ा समय अपने लिए निकालना जरूरी समझें। फिर है सकारात्मक संबंधों को सुधारें या संवारें। सकारात्मक संबंधों को संवारें। देखो कई बार ऐसा होता है, हमारे कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं कि उनमें हमारी तरफ से सारे एफर्ट्स होने के बावजूद भी हमारे अंदर बहुत बुराइयां आने लग जाती हैं या लोगों को हमारे अंदर बहुत दोष दिखने लग जाते हैं। बट वहां पर क्या है, उस चीज में क्षमा भाव रखिएगा, ठीक है। सबके साथ प्रेम पूर्वक बात कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप कोई आपको गलत बोल रहा है तो आप पलट कर उसको जवाब दें। विज्ञान क्या बोलता है कि आप जैसे आपके साथ कोई विरुद्ध व्यवहार कर रहा है ना, या आपकी सोच के बिल्कुल उल्टा आपके साथ व्यवहार कर रहा है, आप भी उसके बिल्कुल उल्टे हो जाइए। अगर वो आपके साथ लड़ रहा है तो आप प्रेम भाव लेकर आइए। अगर वो आपके साथ बहुत ही ज्यादा शांत है तो आप भी शांत हो जाइए। अगर आप गुस्से में हैं तो मतलब अपने मन के जब आप विरुद्ध हो जाते हो ना, तो आपकी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम तभी खत्म हो जाती है। मन के साथ जब हम चलते हैं तब हमारे अंदर ये सारे द्वंद्व कुंठाएं पैदा होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वो तो आउट ऑफ कंट्रोल चीज है। जो खुद ही आउट ऑफ कंट्रोल है उसमें हम कैसे सुख ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो सुख की तलाश में आप अपने मन को और ज्यादा दुखी कर लेते हैं। तो संयमित रखें अपनी इच्छाओं को। तो ये आज का टॉपिक था, मेंटल हेल्थ में योग और साइको सोशल एनवायरनमेंट का क्या रोल है। यहां तक आपको क्या प्रॉब्लम है, कुछ समझ नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। बोलिए। सब कुछ ओके है या आप लोग डिप्रेशन में चले गए? नहीं मैम, सब कुछ ओके है। एक चीज सोच रही थी मैम मैं, हाँ कि जी। जो योग में आ जाते हैं वो अपनी हेल्थ को बताएंगे ना तो लोग सोचेंगे सबसे बड़े तो डिप्रेशन में गई है। देखो जब तक आप खुद नहीं डूबोगे ना, आप दूसरे को तैरना ही नहीं सिखा सकते। नहीं मैम, दरअसल क्या है ना, आप जिस हिसाब से जैसे योग में इतने साल जुड़े हैं और जैसा हम लोगों का रहन सहन हो गया है, तो आधे लोग तो, मुझे तो कितनी बार लोगों ने, एक दो ने ये भी बोला है पार्टी में कि तुम्हारा दिमाग सही है, तुम ठीक हो, तुम्हें डॉक्टर की जरूरत। बोलने दो। अगर कोई आपको, मैंने क्या बोला, उसके विरुद्ध व्यवहार करो। नहीं तो अब तो मैम गुस्सा आता ही नहीं है, अब तो ऐसा होता है। और मुझे अच्छा लगा बल्कि ये सुन के, क्योंकि मुझे याद है एक बार हमारे गोड सर ने हमें कॉलेज में ये चीज बोली थी कि जब योग में उतरोगे तो कुछ लोग तुम्हें पागल बोलेंगे। तो उस दिन बड़ी खुशी हुई जब उन्होंने मुझे बोला। मैं अंदर से बड़ी खुश हो रही थी कि अच्छा थोड़ा बहुत तो उतरी हुई यानी योग में। मतलब आप स्वीकार रहे हैं चीजों को, आपके अंदर स्वीकार भाव पैदा हो रहा है। जैसे ही आप चीजों को स्वीकारना शुरू कर दोगे ना, आपके सारे द्वंद हटते चले जाएंगे, ठीक है। देखो मन क्या है ना, तो आप इसको बांध सकते हो ना, इसको देख सकते हो ना, इसको जान सकते हो। इसके बावजूद भी आपको इसको स्वस्थ रखना है। तो ये तो एक बहुत बड़ी कला है। जिस चीज को आप जानते नहीं हो, आपको मैं अंधेरे में बोलूं कि यहाँ अंधेरे में कपिल सर को मैं खड़ा कर रही हूँ और मैं बोल रही हूँ कोई भी कपिल सर को ढूंढ के दिखाओ, तो तुम तो उसी में झल्ला जाओगे कि अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा, कहाँ से ढूंढेंगे, मैम भी पागल है बिल्कुल। तो योग भी वही है, योग में सब आपको बताएंगे, कुछ नहीं होता योग से। जब कोई दर्द पेन कुछ भी होगा तो हमें एलोपैथी याद आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये उसके कारण को ही खत्म कर देता है। जब रोग का कारण ही खत्म हो गया, रोग की उत्पत्ति नहीं है, तो उसके उपाय की भी जरूरत क्या पड़ेगी, ठीक है। देखो क्या बोलते हैं ना, जो एक जहरीला सांप होता है ना, सांप के जहर होता है वो सांप के अंदर होता है, ठीक है। वो जब किसी को काटता है तो उसके जहर से आदमी मरता है। लेकिन ऐसा बोला जाता है जितने भी नकारात्मक लोग सोसाइटी में होते हैं, भाई उनके व्यवहार में नकारात्मकता है या उनके अंदर नेगेटिविटी है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके व्यक्तित्व में भी वो नकारात्मकता दिखती है। हम सांप को देख के तुरंत समझ जाएंगे ये तो जहरीला है, काट के हमें मार देगा, भले चाहे वो सांप जहरीला नहीं है। बट एक मेंटालिटी ऐसी है ना, जहर तो सांप के अंदर है। ऐसी जब व्यक्तित्व के अंदर जहरीलापन आ जाता है तो उसके व्यवहार में वो चीजें आ जाएंगी। तो ऐसी नेगेटिविटी लोगों से, हम बोलते हैं ना, कुछ लोग बहुत कि हम कहीं भी जब गैदर होते हैं तो हमें लगता है यार आ गया ये लड़ाई की जड़, है ना, ये आ गया ये लड़ाका, ये जरूर कलेश पर बढ़ाएंगे यहाँ, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है।
तो इन सब चीजों से हमें फेस टू फेस कैसे रहना है, कितना काम रहना है, ये हम योग में सीख जाते हैं। अब देखो हम सब लोग तो सीख गए, लेकिन अभी असली प्रैक्टिकल अब स्टार्ट होगा जो आपके पेशेंट आते हैं पास, जो आपके साथ जो सीखने वाले आते हैं, जो इनको आप क्लासेस दे रहे हैं, आप सिखा रहे हैं। तो जब तक आप मेंटल, ऐसा बोला जाता है, देखो मैं खुद साइकोलॉजी पढ़ाती हूँ, लेकिन साइकोलॉजी टीचर ना खुद ही मेंटल हो जाता है। बहुत से केस देखे हैं मैंने, ठीक है। जो साइकोलॉजी पढ़ाते हैं उनका मतलब जो उनका मेंटल सिस्टम है ना, वो कहीं ना कहीं थोड़ा हिल जाता है दूसरों को ठीक करने के चक्कर में। तो मैं इससे ज्यादा डीप साइकोलॉजी में नहीं घुसना चाहती, ठीक है। बस यही तक समझ आया सबको? हाँ जी बोलिए। जो चीज आप बोल रहे हैं ना, जैसे आप साइकोलॉजी पढ़ाते हो और सारा टाइम इन लोगों को पेशेंट्स को ही देखते हैं, मैं एग्जैक्टली यही चीज बोलने वाला था कि जैसे हम लोग योग सीख रहे हैं, लोगों को योग सिखा भी रहे हैं, लेकिन ठीक है, जो जिन लोगों से हम 1 या 2 घंटे मिलते हैं उनके साथ तो ठीक है, अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन जिनके साथ हम 24 घंटे रहते हैं, ठीक है, हमारा व्यवहार थोड़ा सा चेंज हो गया है, हम थोड़ा शांत रहने की कोशिश करते हैं, हम थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, हम कोशिश करते हैं चलो गुस्सा ना करें। लेकिन जिनके साथ हम रह रहे हैं उनको ये बात कौन समझाएगा कि भाई तुम भी थोड़ा शांत किसके बारे में बोलना चाह रहे हैं? क्लियर बोल दीजिए, मैं समझ गई आपके भाव। ठीक है, देखिए हमें, हमारे अंदर एक क्या चीज पॉजिटिव हो जाती है कि हम हर स्थिति में, समता का भाव क्या बोला गया है, सम रहना हमें आ जाता है। अगर हम सम है ना, तो सामने वाले का कोई भी व्यवहार हो, हम उससे परेशान हो ही नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि मुझे गुस्सा नहीं आता, श्रद्धा जी को नहीं आता, अर्चना को नहीं आता, या श्वेता को नहीं आता। श्वेता श्रीलंका नहीं जा पाई है, उसको गुस्सा आया है, लेकिन फिर भी वो काम है, ठीक है। तो ये चीजें घटती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें क्या है, एक अंदर से हम बहुत आशावादी हो जाते हैं, ठीक है। जो एक हमारे अंदर एक जो जोत है ना, वो उसको हम और ज्यादा प्रवाहित करते रहते हैं अपने विचारों से, मन को शांत करके। तो जो भी घर में है, जिसके लिए आपने ये वचन बोले, शांति रखो, उनको प्रेम भाव से उनके साथ रहिए, ठीक है, क्योंकि कोई सॉल्यूशन नहीं है। पर आई थिंक मुझे ये लगता है कि जैसे अब सेम थिंग इज इन माय हाउस आल्सो, ऐसा नहीं है तो, लेकिन आई थिंक बहुत जल्दी मैं लेट गो कर देती हूँ इमीडिएटली आफ्टर सम फ्यू मिनट्स। रिएक्शन देंगे ना, चीजें उतना तूल पकड़ेंगी। क्या बोला गया, छोटी छोटी चीजों को तूलना, छोड़ो उनको। जब आपके अंदर ये भाव देगा ना, छोड़ो, जाने दो। आई यूज्ड टू बी वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड। अभी भी मुझे कभी कभी बहुत ज्यादा एकदम से चढ़ जाती है, लेकिन ये है कि आफ्टर डूइंग कंटिन्यू फ्रॉम लास्ट सो मेनी इयर्स प्रैक्टिस, काफी चेंज आ गया है। तभी आप लोगों के साथ ऐसा हो कि आप एकदम से बहुत हाइपर हो गए, फिर आपको याद आ जाए कि यार हम तो योगा टीचर है, कि हम तो योग गुरु हैं, तो सिर्फ पानी पी लो 1 गिलास, मुझे याद करके। मैम हमें दोनों हमारे सामने वाले याद दिलाते हैं, बड़े योगा पढ़ते हो तुम तो बड़े योगा पढ़ने वाले हो क्यों इतने शॉर्ट टेम्पर्ड हो रहे हो। लेकिन ये तो है मैम, आपको कॉम्प्रोमाइजेस और एडजस्टमेंट आपके अंदर ही संतुष्टि लेके आती है, इनर संतुष्टि। बिल्कुल, देखो अगर ये चीजें आप नहीं व्यवस्थित करोगे, हम दूसरों को क्या सिखाएंगे। अभी मेरे बच्चे हंस रहे मेरा लेक्चर सुन के, हम कितना अच्छा लेक्चर दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही क्लास बंद होगी वही शुरू हो जाएगा। लेकिन हर रोल है हमारी लाइफ में ना, हम सिर्फ योगा टीचर ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं ये कहूंगी कि व्यवस्थित रखना बहुत जरूरी है। थोड़े बहुत ही हर्डल्स हमारी लाइफ में भी आते हैं, चाहे वो आप हैं चाहे हम हैं, हर्डल्स आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम उन्हें छोड़ना सीख जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। तो योग और साइकोलॉजी में सिर्फ यही एक दोनों में संबंध है कि आपको शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से आपको हेल्दी रखने की कोशिश करता है। पूरी तरह से अगर आप हेल्दी होगे तो आप ईश्वर हो जाएंगे ना। ईश्वर तो हम बन ही नहीं सकते इतना जल्दी, क्योंकि अभी तो हम प्रकृति के साथ ही। अब कहीं ना कहीं तो प्रकृति जो आपके साथ है ना कपिल जी, वो प्रकृति है, आपको पुरुष बने रहना, ठीक है। मैडम एक सवाल था। हाँ जी सर। जो हम ओमकार चैंटिंग आपने बोला है, जी, तो अगर छोटा बच्चा है, स्टूडेंट है या बुजुर्ग है या उनकी मानसिकता अलग अलग है, तो ओमकार में हम अकार ज्यादा दे, उकार ज्यादा दे या मकार ज्यादा दे? देखिए हमारा जो शरीर है ना, स्थूल शरीर है पहले, तो पहले हम उसे स्थूल रूप में ही सिखाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम उसे थोड़ा सूक्ष्म कर पाएंगे। अभ्यास से ही होगा ना। योग में क्या बताया गया कि अभ्यास से ही आप, निरंतर अभ्यास से ही आप साधक बन सकते हैं। अब हमारे पास तो कई सारे डिप्रेशन के पेशेंट आते हैं,
वो नहीं करते ओमकार चैंटिंग, लेकिन हम उन्हें बोलते हैं जितनी देर भी आप बोल सकते हैं, आप एक अच्छे भाव के साथ उसे उच्चारित कीजिए। तो छोटे बच्चों को भी आप देखिए, वो हमसे ज्यादा अच्छा उच्चारण करने लग जाते हैं अगर उनकी प्रैक्टिस रहे। गुरुकुल के बच्चों को देखिएगा, क्योंकि निरंतर अभ्यास रहता है, तो हर चीज में परफेक्शन कब आएगा, जब आप उसमें अभ्यासरत रहते हैं। 1 या 2 दिन का तो नहीं है ये। स्थूल शरीर से सूक्ष्म की तरफ जाना, इसमें तो बहुत समय लगता है। और अभी भी हम लोग जो ओम का उच्चारण करते हैं, अभी हम सिर्फ अपने चित्त की प्रथम अवस्था में ही रहते हैं, जागृत अवस्था में हम उतना ही उच्चारण कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक हम वहीं तक पहुंच पाए हैं, अन्नमय कोश तक ही अभी हम, क्योंकि उससे आगे बढ़ने के लिए हमें बहुत प्रैक्टिस चाहिए। तो बच्चों को प्रैक्टिस कराइएगा, या जिस भी तरह के पेशेंट आपके पास आते हैं उन्हें पहले काम रखने की कोशिश कीजिए, धीरे धीरे उनको शुरू करवाएंगे। प्रैक्टिस से तो वो अपने आप परफेक्शन आ ही जाता है हर चीज में। और किसी का कोई क्वेश्चन है? थैंक यू मैडम। ओके सर, क्लास को खत्म करें? क्लियर? आप लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं, तृप्त हो गए हैं या फेड अप हो गए हैं? बोलिए भाई। साइकोलॉजी ये सब्जेक्ट ही ऐसा है, सब कुछ सुनने के बाद लगता है आ गया, और जब आप पूछेंगे तो कुछ नहीं आता। बस यही तो है। चैट में एक मैसेज आया है, आप पढ़ लीजिए। चैट में एक मैसेज आया है, मैम को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन पूछ रहा है कोई आपसे। मैं कैसे चैट पढ़ सकती हूँ? मेरे को तो आता भी नहीं है ये। The question is, ma'am, please tell something about insomnia and how to cure it. अच्छा, इंसोम्निया के लिए, जिसमें आपको नींद ना आने की बीमारी होती है ना? इंसोम्निया के लिए सबसे अच्छा है शीतलीकरण, योग निद्रा। ठीक है, योग निद्रा सबसे अच्छा तरीका है। क्यों? क्योंकि आप जब तक अपने आप को शिथिल नहीं करेंगे ना, तब तक आप कोई भी प्रयास, कोई भी अभ्यास आप स्टार्ट ही नहीं कर सकते। हमारे पास जो हाई बीपी वाले पेशेंट्स होते हैं, या हमारे पास जो इंसोम्निया के पेशेंट होते हैं, हम उनको सबसे पहले क्या करते हैं, बहुत सूक्ष्म व्यायाम, बहुत सूक्ष्म ये मुझे टाइप करना पड़ेगा या वो मुझे सुन पा रही है? ये जूम यूजर है कोई? हु इज जूम यूजर? नाम जूम यूजर है? यस मैम, आई कैन हियर यू। हेलो मैम, आई कैन हियर यू, सुन पा रही हूँ मैं। ओके ओके मैम, आपका नाम? मैम मैंने आज ही ज्वाइन किया, भारती लोहानी फ्रॉम लुधियाना। और नहीं कर रही हैं आप? अभी कहीं रास्ते में है या फिर कहीं बिजी हैं? नहीं, आई एम एट होम मैम। ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको लिसन कर रही हूँ, सुन रही हूँ। मैं आपका सारा क्लास सुना है मैम मैंने। ओके ओके, ठीक है। देखिए, जो इंसोम्निया है उसमें तो सबसे बड़ा, इससे बड़ा नाद ध्वनि है। नाद ध्वनि बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। आप ओम उच्चारण से पहले, प्रणव जप से पहले आप नाद ध्वनि कीजिए। ठीक है, उसकी प्रैक्टिस धीरे धीरे जब आप करेंगे तो आपको मन में शांति का भाव महसूस होगा। अगर आपको तब भी लग रहा है कि आपको नींद नहीं आ रही है, तो धीरे धीरे क्या करेंगे, हम शीतलीकरण पर जाएंगे। ठीक है, कुछ आसन भी हैं ऐसे हैं, जैसे बाल आसन है, ठीक है, चाइल्ड पोज है, उसमें आपको बहुत रिलैक्स मिलता है। तो धीरे धीरे क्या है, आपका जो सोने का तरीका है उसको थोड़ा चेंज कीजिए। अपने खान पान को, मैंने क्या बोला है कि इंसोम्निया किससे होता है? स्ट्रेस से। ठीक है, और स्ट्रेस किससे कम होगा? आपकी डाइट से। अगर आप वात रहित खाना खाएंगे, जिसमें आपको गैस्ट्रिक फॉर्म ज्यादा ना हो, तो उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। लाइट डाइट ले, उसके बाद थोड़ा सा आप अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करें, थोड़ा वॉक करें। इसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से आपकी ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन? ये लगता है कॉफी भी ज्यादा पीती होंगी मैम। Actually, I am a coffee drinker. So 3 times in a day I used to take coffee. Actually. है, अगर आपको उसमें सुख मिल रहा है तो वो भी आपके लिए एक वही अवस्था है, आनंद की अवस्था है। बट उसे धीरे धीरे योग की तरफ बढ़िएगा, क्योंकि हम योग को अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, योग में अभी सब बंद किया हुआ है। ठीक है, श्रद्धा जी, आप क्या कह रहे थे कि आपको भी लगता है सब आता है, लेकिन जैसे ही कैमरा ऑफ हुआ सब रिमूव। श्रद्धा जी, आप सुन पा रहे हैं? सॉरी मैम, आपने क्या बोला? मैंने कहा, आप कह रहे थे कि आपको जब तक क्लास होती है आपको सब समझ आता है, उसके बाद आपको लगता है कि सब खत्म। नहीं, आई वाज सेइंग कि इट सब्जेक्ट इज लाइक दैट कि कोई क्वेश्चन अगर पुट कर रहे हैं तो समझ नहीं आता कि इसका आंसर किस तरीके से दें। इट्स अ लिटिल बिट ट्रिकी एंड डिफिकल्ट सब्जेक्ट। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। मैं सिर्फ एक चीज बोलूंगी, साइकोलॉजी को अगर आपको समझना है तो आप पहले खुद पे काम करिएगा। आप अपने आप को जब समझेंगे तो आप समझो एक केस को आपने सॉल्व कर दिया, क्योंकि
क्या बोला है, 4 ही तरह के लोग होते हैं। महर्षि पतंजलि ने 4 ही तरह के व्यक्तित्व को बताया है। तो कोई एक व्यक्तित्व तो हमारे जैसा भी होगा ना। तो कई बार हमें अपने आप को समझना बहुत जरूरी है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर मैं कोई बुक में से देख के नहीं देती हूँ, लेकिन मुझे जो खुद को मैंने अप्लाई किया अपने ऊपर, वही चीजें मैं आपके मुंह से जब सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि ये हो जाएगा, बहुत इजी है, दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए थैंक यू। क्लास खत्म की जाए। तो आपका ये अभी सारा खत्म हो चुका है हर यूनिट। अब आपकी एक नेक्स्ट वीक से आपका नया टॉपिक स्टार्ट होगा, जिसमें जितने भी योगी हैं, महान महान योगी हैं, उनके जीवन के बारे में आपको समझना है। ठीक है, तो अभी साइकोलॉजी से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप प्लीज मुझे टाइप भी कर सकते हैं। मैं 2 दिन अभी आपको पिक्चर्स भेजूंगी, आपको क्लियर हो जाएगा उसमें किस तरह से मेंटल इलनेस में योग हेल्पफुल है, या साइको सोशल एनवायरनमेंट कैसे आपके लिए हेल्पफुल है। ठीक है, चलिए नमस्कार सभी को। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैडम।